Okay, let's start with the question. How Gramsci theory of hegemony explained why socialist revolution had not occurred in the 20th century. Let's start with the introduction. Gramsci was an Italian Marxist thinker. Okay, मैं आपको जर्नली समझाती हूँ, मैं रीड आउट करना छोड़ देती हूँ, ज़्यादा टाइम टेक करना है. सो ग्राम्सी एक इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर था जिन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शन के बाद भी डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन क्यों नहीं हुई. मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिज्म वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करेगा और ये एक दिन वर्कर्स यूनाइट होकर कैपिटलिस्ट सिस्टम को गिरा देंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ग्राम्सी ने कहा कि रूलिंग क्लास सिर्फ पैसा और स्टेट पावर से रूल नहीं करेगी, बल्कि लोगों के दिमाग और सोच पर भी कंट्रोल करती है, और इसी कंट्रोल को ग्राम्सी ने हेजेमनी कहा है. ठीक है, मैंने शायद आपको ये समझाया है समरी में. इफ़ आपने समरी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये कंसेप्ट पता होगा. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. 1917 की रशियन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुई थी. मार्क्सिस्ट को उम्मीद थी कि अब यूरोप के की कैपिटलिस्ट कंट्री में भी रेवोल्यूशन आएगा, लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में वर्कर्स ने रेवोल्यूशन नहीं किया. इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ग्राम्सी ने हेजेमनी की थ्योरी दी थी. एग्जाम्पल लो, अगर वर्कर्स गरीब है और कैपिटलिस्ट अमीर है तो लॉजिकली वर्कर्स को सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, पर वर्कर्स ने ऐसा नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि बिकॉज देयर थिंकिंग वाज ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड बाय रूलिंग क्लास. मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें समझाई है. मीनिंग ऑफ ए हेजमनी, क्या मतलब है हेजमनी का? लोगों पर सिर्फ फोर्स नहीं बल्कि उनकी सोच और कंसेंट के थ्रू रूल करना. रूलिंग क्लास लोगों को कन्विंस कर देते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है वही सही है और नेचुरल है. मानो रिच लोग हार्ड वर्क से रिच बने हैं तो वो इनइक्वालिटी को नेचुरल मान लेंगे. यही हेजेमनी है. ओके, क्रिटिक ऑफ क्लासिकल मार्क्सिज्म. ग्राम्सी ने मार्क्सिज्म को क्यों क्रिटिसाइज़ किया? ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट बिलीव करते थे कि जब वर्कर्स का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वर्कर्स ऑटोमेटिकली रेवोल्यूशन कर देंगे. ग्राम्सी ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है. उनके अकॉर्डिंग सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेवोल्यूशन नहीं लाती. लोगों की थिंकिंग को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है थ्रू कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, मीडिया, आइडियोलॉजी. मान लो एक वर्कर को बहुत कम सैलरी मिल रही है. मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्कर एक्सप्लॉइट हो रहा है, इसलिए वो कैपिटलिज्म के खिलाफ रिवोल्ट करेगा. ग्राम्सी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वर्कर रिवोल्ट ना करे क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है कि हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है, या जो अमीर है उसने मेहनत की है, इसलिए वो सिस्टम को चैलेंज करने की बजाय एक्सेप्ट कर लेता है. तो ग्राम्सी क्रिटिसाइज्ड economic determination and argued that culture, religion, education and ideology also influence people behavior, so economic exploitation alone does not automatically lead to revolution. Okay, नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी में वो इंस्टीट्यूशन आते हैं जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्ट नहीं होते, जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, फैमिली, मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ग्राम्सी कहता है कि रूलिंग क्लास अपनी पावर सिर्फ फोर्स से मेंटेन करती है. ये इंस्टीट्यूशन लोगों की थिंकिंग शेप करते हैं और रूलिंग क्लास की वैल्यू को स्प्रेड करते हैं. इस फोर्स से लोग सिस्टम को विलिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं. जैसे स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि रूल्स फॉलो करने हो, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो. ये वैल्यू सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करती है. इसी तरह मीडिया भी कई बार रूलिंग क्लास के आइडिया को प्रमोट करते हैं. रोल ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी. पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है? पॉलिटिकल सोसाइटी में आते हैं स्टेट, गवर्नमेंट, कोर्ट, पुलिस, मिलिट्री. ग्राम्सी का व्यू, पॉलिटिकल सोसाइटी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए फोर्स और लॉज को यूज़ करती है. अगर कोई रूल नहीं मानता तो पुलिस, कोर्ट या गवर्नमेंट एक्शन लेती है, लेकिन सिर्फ फोर्स से सोसाइटी नहीं चला सकती.
पॉलिटिकल सोसाइटी तब इफ़ेक्टिव होती है जब सिविल सोसाइटी पहले ही लोगों का कंसेंट बना चुकी होती है। मानो जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर लोग नॉर्मली रेड लाइट पर रुक जाते हैं, हर जगह पुलिस नहीं होती, लोग रुकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रूल्स फॉलो करना सही है। ये बिलीफ सिविल सोसाइटी से आता है। अगर कोई रूल तोड़ता है तब पुलिस एक्शन लेती है। कल्चरल लीडरशिप ऑफ बुर्जवासीज। बुर्जवासीज मीन्स अ कैपिटलिस्ट क्लास सिर्फ इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं करती, वो कल्चर भी कंट्रोल करती है। किसके थ्रू? एजुकेशन के, मूवी के, नेचर पे, न्यूज़पेपर, लिटरेचर, रिलीजन। ये इंस्टीट्यूशन कैपिटलिस्ट वैल्यू को प्रमोट करते हैं। जैसे मानो मूवी में बिलियनियर को सक्सेसफुल और इंस्पायर्ड दिखाते हैं, वर्कर्स भी उसको रोल मॉडल मान लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सेंस। ग्रामसी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? कॉमन सेंस। रूलिंग क्लास आइडियाज धीरे धीरे सोसाइटी का नॉर्मल थिंकिंग बन जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेटमेंट भी लाइक competition is natural, rich deserve to be rich, capitalism is the only a practical system। लोग इन्हें फैक्ट्स समझाने लगते हैं, यही हेजेमनिक कॉमन सेंस है। फेलियर ऑफ क्लास कॉन्सिक्वेंस। मार्क्स ने कहा था कि वर्कर्स क्लास डेवलप करेंगे, यानी अपनी एक्सप्लॉयटेशन को समझेंगे और यूनाइट होंगे। ग्रामसी ने कहा हेजेमनी इस प्रोसेस को रोक देती है। जैसे वर्कर्स अपने आप को वर्कर क्लास का मेंबर नहीं समझते, वो सोचते हैं एक दिन मैं भी रिच बन सकता हूँ। रिजल्ट क्या था? वो रेवोल्यूशन की बजाय सिस्टम को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल। ग्रामसी के अकॉर्डिंग हर सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल होता है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल होता है। प्रोफेसर, प्रीस्ट, जर्नलिस्ट एक इसमें आते हैं, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल में आते हैं। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम को जस्टिफाई करते हैं। और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स ये वर्किंग क्लास से आते हैं, इनका काम वर्कर्स को अवेयरनेस देना होता है। जैसे ट्रेड यूनियन लीडर्स और सोशलिस्ट थिंकर्स ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल ब्लॉक। हिस्टोरिकल ब्लॉक का मतलब है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर फोर्स का अलायंस। ये अलायंस मिलकर कैपिटलिज्म को स्टेबल बनाता है। जैसे गवर्नमेंट, बिजनेस क्लास, मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब मिलकर एग्जिस्टिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, इसलिए रेवोल्यूशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज वॉर ऑफ पोजीशन। ग्रामसी कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में डायरेक्ट रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, पहले आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल जीतना पड़ेगा। इस स्ट्रगल को ग्रामसी ने वॉर ऑफ पोजीशन कहा है। नेक्स्ट इज पैसिव रेवोल्यूशन। कैपिटलिस्ट सिस्टम कभी कभी रिफॉर्म्स दे देता है, जैसे लेबर राइट्स, वेलफेयर स्कीम, बेटर वेजेस, वोटिंग राइट। ये रिफॉर्म्स वर्कर को सेटिस्फाई कर देते हैं। मानो अगर गवर्नमेंट सैलरी बढ़ा दे और सोशल बेनिफिट दे दे तो वर्कर्स रेवोल्यूशन के बारे में कम सोचेंगे। ये पैसिव रेवोल्यूशन है। ओके, मेन थिंग व्हाई सोशलिस्ट रेवोल्यूशन डिड नॉट अकर। ग्रामसी के अकॉर्डिंग सोशलिस्ट रेवोल्यूशन फेल हुई है। क्यों? बिकॉज कैपिटलिज्म वॉन द बैटल ऑफ आइडियाज। वर्कर्स को कन्विंस कर दिया गया कि एग्जिस्टिंग सिस्टम नॉर्मल है, नेशनल इंटरेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिफॉर्मर्स रेवोल्यूशन से बेटर है और कैपिटलिज्म ही प्रोग्रेस ला सकता है। रिजल्ट क्या आया कि वर्कर्स ने रेवोल्यूशन नहीं की, उन्होंने कैपिटलिज्म के अंदर रिफॉर्मर्स को चूज़ किया। एक केस स्टडी बताती हूँ ब्रिटेन की। इफ़ आप आंसर में लिखोगे तो आपको एक नंबर ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं इससे। ओके, तो ब्रिटेन में मार्क्स के अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी, इकोनॉमिक इनक्वालिटी थी, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन था, लेकिन रेवोल्यूशन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि चर्च ने सोशल हार्मनी प्रमोट की, मीडिया ने कैपिटलिज्म को डिफेंड किया, डेमोक्रेसी ने वर्कर्स को वोटिंग राइट्स दिए, ट्रेड यूनियन ने वेजेस और रिफॉर्मर्स पर फोकस किया। रिजल्ट क्या था? वर्कर्स ने सिस्टम को चैलेंज करने के बजाय उसके अंदर रिफॉर्म्स मांगे। ये ग्रामसी की हेजेमनी थ्योरी का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। वी कम टू कंक्लूजन आप 1 to 2 लाइन्स लिख देना, ठीक है? मैं फिर भी आपको एक बार समझा देती हूँ। ग्रामसी ने मार्क्सिज्म को इकोनॉमिक्स से आगे बढ़ाया। उन्होंने दिखाया कि रूलिंग क्लास सिर्फ पैसा और फोर्स से नहीं बल्कि आइडिया, कल्चर और आइडियोलॉजी के थ्रू भी पावर्स मेंटेन करती है।
स्कूल, मीडिया, रिलीजन, फैमिली और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मिलकर वर्कर्स की थिंकिंग को शेप करते हैं और उनका कंसेंट हासिल करते हैं। इसी हेजेमनिक कंट्रोल की वजह से 20th सेंचुरी में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्री में नहीं हो सकी।